स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में जो टॉपिक देख रहे थे सॉल्यूशन में कुछ रिलेशन हम लोग देखे थे मोल्स के साथ, वॉल्यूम का रिलेशन देखे थे, मोल्स के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस का रिलेशन हम लोग देखे थे। फार्मूला मास जो कि हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसका रिलेशन हम लोग देखे थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बेसिस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए उन रिलेशंस का हम यूज कैसे करेंगे। सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है कैलकुलेट मोल्स ऑफ 23 ग्राम सोडियम। तो 23 ग्राम सोडियम कहने का मतलब क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए मतलब हम कह रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले लेना होगा वेट इन ग्राम। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, वेट इन ग्राम कहने का मतलब क्या है? आपको फार्मूला मास लेना है। मतलब फार्मूला मास कहने का मतलब ग्राम एटॉमिक मास को यूज करना है। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो जो आपके पास एटॉमिक वेट होता है उसका आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपके पास वेट इन ग्राम जो दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है? 23 ग्राम। तो 23 अपने लिख लेंगे हम लोग, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? एटॉमिक वेट। तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता कितना है? 23। तो 23 डिवाइडेड बाई 23, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? 1 मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेट करना है 23 ग्राम सोडियम का मोल। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ 23 ग्राम सोडियम। अगर आपको कैलकुलेट करना हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम करें, ये तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो कि मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट मोल्स ऑफ 27 ग्राम एल्यूमिनियम। आपको एल्यूमिनियम 27 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल्स होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट मोल्स ऑफ 63.5 ग्राम कॉपर। कॉपर में 63.5 ग्राम कॉपर होगा तो उसमें कितने मोल्स होंगे? इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो एक वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी अगर हमको सपोज कीजिए कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, ये हमने एटम के लिए कैलकुलेट किया है। अगर हमें मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 18 ग्राम। सपोज करो 18 ग्राम की ही बात करते हैं कि अगर 18 ग्राम हमें ग्लूकोज की बात करी जाए, 18 ग्राम ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला अपने पास क्या होता है? C6H12O6। ये अपने पास ग्लूकोज का फार्मूला है। इसको हमें चाहे तो कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें? जिस तरह से इसका हमने फार्मूला डिजाइन किया है ठीक वैसा ही फार्मूला है। एक्चुअली ये सारे फार्मूला आपको पढ़ने के लिए मिला था 11th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि इस चैप्टर में इसका यूज है। तो हमें क्या करना है? मोल्स ऑफ 18 ग्राम ग्लूकोज, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ग्लूकोज। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम क्या लिखें? नंबर ऑफ मोल्स इन मॉलिक्यूल। ध्यान देंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां ध्यान दीजिए आप किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां आपने किसके लिए किया था? गिवन मास ऑफ एटम। यहां आपने एटम के लिए कैलकुलेट किया था, ये आप मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या फार्मूला बनाएंगे? वेट इन ग्राम जो दिया हुआ है आपका, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, जहां एटॉमिक वेट लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। यहां क्या डालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ग्लूकोज का आपको वेट कैलकुलेट करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, और उसके बाद आप लेंगे। तो आप देखिए कितना गिवन वेट दिया हुआ है। गिवन वेट अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 18 ग्राम। और ग्लूकोज का कितना होता है जी, ध्यान से एक बार कैलकुलेट कीजिए वीडियो पॉज करके, कितना होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 180। तो 180 18 डिवाइडेड बाय 180, 18 कहां से हमने लिया, गिवन मास, 180 कहां से लिया हमने, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को हमने मॉलिक्यूलर वेट से हमने डिवाइड कर लिया है। आंसर अपने पास कितना आना चाहिए, 0.1 मोल। तो इस तरह से आप इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर बेस्ड भी मैं क्वेश्चन कुछ दे देता हूं, आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया मैंने क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 6 ग्राम यूरिया। ध्यान रखेंगे यूरिया का मैंने पीछे फार्मूला दिया था, और उस फार्मूला के बेसिस पर मैंने यूरिया का मॉलिक्यूलर मास भी निकाला था, जिसको हम मोलर मास कह रहे थे, मॉलिक्यूलर मास भी मैंने निकाला था। उसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 18 ग्राम वाटर। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग पीछे जो था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने पास रख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन। सुना हुआ नाम लग रहा होगा, 11th में हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन है क्या, इसको पहले समझने की जरूरत है। जैसे आप एग्जांपल ये समझिए कि कितने पानी में कितना चीनी घुला हुआ है, बात समझने की जरूरत है। एक बात तो हम ये कह रहे हैं कि कितने पानी में कितना चीनी घुला हुआ है, इसको भी कॉन्सेंट्रेशन में लिया जा सकता है। दूसरा, अगर आपसे ये कहा जाए कि कितने शरबत में कितना चीनी घुला हुआ है, बात दोनों एक नहीं है। पानी में चीनी घुला हुआ है तब वो शरबत बना है, और शरबत में कितना चीनी घुला, ऑलरेडी बने हुए शरबत में कितना चीनी घुला हुआ है। तो दीज आर द टर्म्स, इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में हम लोग सांद्रण कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग हिंदी में सांद्रण कहते हैं। तो बात ये हुई कि कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे किस चीज को, तो नोट कीजिए आप लोग जो हम बोल रहे हैं, स्टेटमेंट लिखिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, the concentration of a solution may be defined as the amount of solute present in given quantity of solution। दिए हुए सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको जानने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो जी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को किन किन टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को किस किस टर्म में पढ़ा जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिफाइंड, कैन बी एक्सप्रेस्ड कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपने पास आता है, कॉन्सेंट्रेशन को किन किन टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला आता है अपने पास परसेंटेज कंपोजिशन, या इसको हम लोग परसेंट स्ट्रेंथ भी कहते हैं। परसेंट स्ट्रेंथ कई तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इस तरह से हम कई तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा आपके पास टर्म आता है मोलैरिटी, तीसरा टर्म आता है मोलालिटी, चौथा टर्म आपके पास होता है मोलैरिटी। मोलालिटी के बाद चौथा टर्म आप लेते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद आपके पास पांचवा टर्म इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन।
पार्ट्स पर मिलियन के बाद आप छठा टर्म यूज कर सकते हैं, नॉर्मलिटी। ध्यान रखें बच्चों कि ये एनसीईआरटी में शायद नहीं है, कंफर्म मुझे माइंड पे नहीं आ रहा है, बट शायद ये एनसीईआरटी में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट फॉर सीबीएसई। बट ये जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए हम लोग देख लेंगे नॉर्मलिटी को। तो आपके पास है परसेंटेज कंपोजिशन, जिसको परसेंट स्ट्रेंथ आप कहते हैं, नॉर्मल मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मलिटी। दीज आर द टर्म्स इन विच वी कैन एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने पास क्या है, परसेंट स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग कह रहे हैं परसेंट स्ट्रेंथ। इसी को हम क्या कहेंगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो बच्चों हम लोग अगला टॉपिक ये डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे परसेंटेज कंपोजिशन वाली बात थी, और हम लोग स्ट्रेंथ देख रहे थे, सॉल्यूशन। सबसे पहला अपने पास क्या था, परसेंट इन वेट बाय वेट। मैंने कहा था वेट बाय वेट परसेंटेज निकाला जा सकता है, वेट बाय वॉल्यूम निकाला जा सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला चीज क्या है, परसेंट इन वेट बाय वेट। इसको आप समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, कह रहे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 मास बाय सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस कि आप एक स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं इसके लिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, कितने ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का भी अमाउंट किसमें, ग्राम में, वेट में है, और उसके बाद आप सॉल्यूट का भी अमाउंट किसमें कैलकुलेट करें, वेट में, तो वेट बाय वेट परसेंट हो गया। इसके बाद अब जैसे इसके एग्जांपल में आप देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन है, परसेंटेज आने का मतलब ही हुआ 100 ग्राम, परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, तो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इसका मतलब ही हुआ, इट मींस इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो आप अगर करेंगे इस तरह से कैलकुलेट तो 10% आ जाएगा, 100/10 करेंगे तो 10% आ जाएगा, तो 10% ग्लूकोज इन वाटर। दूसरा आप देखिए, कह रहे 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। तो 20% इथिलीन ग्लाइकोल मास कहने का मतलब क्या है कि इट मींस कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। तो बात समझने की जरूरत है, परसेंटेज जो है इसी तरह से निकाला जाता है, वेट बाय वेट का, वेट बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। दूसरा आप देखिए, परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे 100 ml सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, लेकिन सॉल्यूट का पार्ट किस में लेंगे, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में लेंगे, सॉल्यूशन किस में लेंगे, वॉल्यूम में। बात समझ रहे हैं, तो उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा आपके पास है परसेंटेज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करने का मतलब क्या है कि कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है पर 100 मतलब वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है, उससे आप चाहें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द पार्ट फ्रॉम 11th क्लास। तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, और इसको, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपने 11th में पढ़ा था सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं मोलैरिटी क्या होता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स पहला हम लोग स्ट्रेंथ देखे थे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज का। अभी देख रहे हैं दूसरा हम लोग मोलैरिटी का। मोलैरिटी, इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के पड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी के लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नंबर में होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। ये फार्मूला में मेंशन भी किया हुआ है।
बट आपको जरूरी नहीं है कि हर बार मोल्स ऑफ सॉल्यूट इजीली दिया हुआ हो या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हो सकता है एमएल में सॉल्यूशन दिया हो, ऐसी परिस्थिति में आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए एक रेडीमेड फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी? तो मोलैरिटी के लिए आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ध्यान रखें वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है जी? नंबर ऑफ मोल्स। केयरफुली इसको सोचो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये एक रिलेशन आ गया अपने इसके लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास दिया हुआ है नीचे एमएल में, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसको डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट किया। इट मींस इसी फार्मूले को हमने और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है ताकि किसी भी कंडीशन में किसी भी यूनिट में आपको टर्म दिए हुए रहे तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकें। अब आते हैं हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए कि मोलैरिटी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर के कारण मोलैरिटी पे असर आएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन सीबीएसई ने 2014 में पूछ रखा है। क्वेश्चन है कि इफ 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, 200 सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है, कह रहा है इट्स मोलैरिटी विल बी व्हाट? इसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो सीधा सा बात है, कितना दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड जी? 2 ग्राम। इसका मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन जो है गिवन वो कितना है? 2 ग्राम। अब आते हैं हम लोग क्या कि 200 ml में पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया अपने पास? 200 ग्राम। अब आते हैं हम लोग कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होता है, क्योंकि आपको क्या क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml। अब क्या चाहिए आपको? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास यहाँ पे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम कितना होता है? 23, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो 16 और 1 कितना हो गया? 17, और 17 में 23 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 40। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 40। अब अपने पास क्या करना है? वेट ऑफ सॉल्यूट इट मींस 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था? अपन कैलकुलेट किए थे हम लोग 40, तो डिवाइडेड बाय 40। अब इसको हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं। रेडीमेड फार्मूला यूज किया है 2 वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 1000 डिवाइडेड बाय 40। 40 क्या है अपने पास? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहने का मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास। कैलकुलेट करो, यहाँ पुट करो, पुट करने के बाद फाइनली आएगा 0.25 मोलर। तो ये हुआ इसका कैलकुलेशन। कितना आना चाहिए इसका आंसर जी? इसका आंसर होगा 0.25 मोलर। ध्यान रखें ये यूनिट हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल से एम से डिनोट करते हैं। दूसरा अपने पास टर्म क्या है? मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बात ध्यान से समझने वाली है, इसका क्या है? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम में कैलकुलेट किया जाता है, और ये पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मास में कैलकुलेट किया जाता है। दोनों में फर्क क्या है? ये वॉल्यूम में, ये मास में। फर्क क्या है दोनों में? मोलैरिटी इन मास और मोलैरिटी इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा मोलैरिटी, और मोलैरिटी कैलकुलेट किया जाएगा मास बेसिस पर। मोलैरिटी के लिए क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये भी फार्मूला ठीक इसी तरह का दिख रहा है। हमें क्या करना चाहिए? इस फार्मूले को भी ओपन कर लेना चाहिए रेडीमेड फार्मूले की तरह। तो आते हैं हम लोग उस फार्मूले को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे मोलैरिटी के लिए डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और मैंने डिफाइन कर दिया। कह रहे मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। तो हम इस फार्मूले को एक्सपेंड कर रहे हैं रेडीमेड फार्मूले की तरह। क्या कर रहे हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखें वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया होगा, क्या होगा? ग्राम में दिया होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। लेकिन इस ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना है ना, यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या किया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ले लिया। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास बाय मोलर मास, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? ये रहा
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स के नंबर निकल जाएंगे यहां से, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे, आप उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये काम आने वाला है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकता इसलिए, क्योंकि मैं कितना ज्यादा बड़ा करूं इसको, आखिरकार ये पीछे की चीजें हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप घर पे बैठिए और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपके क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था उसका प्रैक्टिस कीजिए। उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए होंगे मोलैरिटी मोलैलिटी पर, और अगले अगले जो भी टॉपिक्स हैं बचे हुए अपने पास 2-3 इससे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और बचे हुए हैं, मोल फ्रैक्शन बचा है, पीपीएम बचा हुआ है, तो ये मैं आगे वाले वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। ओके।